यूपीएचएससी के पेपर 1 जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के यूनिट 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। पीपल एंड एनवायरनमेंट, मानव एवं पर्यावरण, जो कि सभी सब्जेक्ट सभी डिसिप्लिन्स के लिए कंपलसरी है। और यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 के लिए भी यह यूनिट कंपलसरी है और काफ़ी इनका सिलेबस मैच होता है, इसलिए यहाँ पर आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में यह यूनिट है, जिसमें पहला है ए पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का, कि मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध क्या होता है। एनवायरमेंटल डिप्रेडेशन कॉजेज एंड सॉल्यूशन, पर्यावरणीय क्षरण क्या है और कारण एवं निवारण इसके क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है। और एनवायरमेंटल कंट्रोल क्या है, पर्यावरणीय नियंत्रण क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला है इसमें जो मानव पर्यावरण अंतर संबंध का है, तो इसमें एनवायरमेंट की यहाँ बात आती है। एनवायरमेंट इज एक्सट्रीमली ब्रॉड। एनवायरमेंट एक बहुत ही विस्तृत टर्म है, बड़ी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें बहुत सी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, फिजिकल है, नेचुरल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, सभी एस्पेक्ट्स उसमें रहते हैं। और जो पीपल एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन की बात होती है तो वहाँ पर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान है, उस भी सब्जेक्ट का इमरजेंस होता है, उसकी भी थॉट निकल के आती है। तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। एनवायरमेंट इज एग्रीगेट टर्म फॉर एनालाइजिंग दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन अस ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पान। ठीक है, हमारे पूरे जीवन में, कोर्स ऑफ द लाइफ में एनवायरमेंट का इफेक्ट रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर। तो humans frequently worry about environmental factors that affect both people and other living things. Today there is growing worry about the environment's declining condition throughout the globe. The actions are being taken to halve the pervasive abuse of the environment and raise its quality. ठीक है, तो जो पहला वर्ल्ड वाइड मीटिंग हुआ एनवायरमेंट को लेके, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके, अर्थ समिट के रूप में जिसको यहाँ पर कहा गया, तो इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के नाम से ये हुआ था, UNCED, जो हुआ था रियो डे जेनेरियो में 1992 में। तो पहला 1992 में एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके होने वाला एक मीटिंग था, वर्ल्ड वाइड मीटिंग था। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे उसको यहाँ पर फोकस किया गया। और इसी के ऊपर अदर टर्म के ऊपर बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का, तो बोथ ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन वन अनदर। दिस रिलेशन एम्फेसाइज्ड इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, बोथ द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट हैव द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशन है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, जैसा भी और भी सोशल उसमें बातें हैं। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का रिसर्च का वो हिस्सा है। तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है फील्ड है जो इमर्ज एट ए रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट इन सच एनवायरमेंटल फैक्टर्स। विच आर दीज फैक्टर्स? Compared to the cold weather, hot and humid weather has been found to make people more agitated and hostile. ठीक है, तो वेदर का भी हमारे बिहेवियर में, हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, साइकोलॉजिकल बातों में प्रभाव पड़ता है। द ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन हैज 5 मेजर कंपोनेंट्स। वो 5 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? जो कि 5 अवयव हैं और मानव और पर्यावरण अंतः संबंध के, अंतर संबंध के। इसमें पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण है, जिसमें क्लाइमेट है, टेरेन है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, फ्लोरा है, फौना है, सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट से। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स आस्पेक्ट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट सच एज नॉर्म्स है, कस्टम्स है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स डीलिंग विद अदर पीपल एंड देयर क्रिएशंस। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है उसमें सारी बातें, हमारे नॉर्म्स, हमारे कस्टम्स हैं, हमारी मान्यताएं हैं, और सामाजिकरण की जो व्यवस्था है, कल्चर टू कल्चर डिफर करता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट। तो इसलिए यहाँ पर इसको अलग से पॉइंट आउट किया गया है। तो एनवायरमेंटल ओरिएंटेशन, पर्यावरण अभिविन्यास, रिफर्स द बिलीव दैट पीपल होल्ड अबाउट द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंटल ओरिएंटेशन क्या, हमारे इन्वायरमेंट को लेके हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या अभिवृत्ति है, उसको क्या हमारा एक सोच है उसको लेके। तो यह भी यहाँ पर जैसे कि इक्विवेलेंट टू गॉड एंड देयरफॉर दे परसीव ऑल इट्स एस्पेक्ट विद द रिस्पेक्ट।
जैसे भारतीय उसमें की प्रकृति को भी माया जगत महामाया भी मानते हैं, तो यहाँ इज्जत के रूप में भी देखा जाएगा इसको, ठीक है, प्रकृति को माता मानते हैं। तो कल्चर टू कल्चर, यह भी जो इसकी ओरिएंटेशन है उसका भी पीपल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, जो साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ता है। एनवायरमेंटल बिहेवियर, पर्यावरण व्यवहार क्या है? इट रिफर्स टू द यूज ऑफ एनवायरमेंट बाय पीपल इन द कोर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, कंसिडर एनवायरमेंट एज ए पर्सनल स्पेस where the individual identify himself with it। एनवायरमेंटल बिहेवियर का क्या है? ऐसा एनवायरमेंट को फील करता है किस तरीके से मैं बिहेव करूं, या सारी बातें पर्सनल स्पेस की बात है, या वो सोशल इंटरेक्शन है उसमें जुड़े हुए हैं, सारी बातें इसमें एनवायरमेंटल बिहेवियर, इसको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी इसको कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर और व्यवहार के उत्पाद, विच इंक्लूड द आउटकम पीपल एक्शन सच एज होम्स, सिटीज, डैम्स, स्कूल्स, ठीक है। तो ये सारी जो आवश्यकता है उस आधार पर जो बने हैं। और दैट बिहेवियर क्या होते हैं? इंटरेक्शन के कारण जो हम बनाते हैं हमारी दिनचर्या चलाने के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी मैनिपुलेशन है एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो इसमें इंक्लूड है। तो ऑल ऑफ द एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स डिस्कस्ड अबव सो ए की एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च ऑन हाउ ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट। तो लोग और पर्यावरण का कैसे अंतर संबंध है, जिन 5 आधारों पर इसका निर्धारण होता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान या कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का स्टडी एरिया भी है कहीं न कहीं ये एक हद तक। तो अंडरस्टैंड द ह्यूमंस आर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड दैट डिक्लाइनिंग एनवायरनमेंट विल लीड टू ए extinction of human and other kinds of life is crucial, since the destruction of the environment also entails the ruins of human life. It is primarily responsibility of humans to keep the environment in good shape। ठीक है, तो एक थोड़ा एथिकल बात है कि हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम एनवायरनमेंट को सही रखें, फिट सके, हेल्दी रखें, ताकि आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाले समय में यह सबके लिए हितकारी हो, सबके लिए पॉजिटिव बना रहे ये माहौल। तो बी जो इसका पॉइंट है, एनवायरमेंटल डिप्रेडेशन, पर्यावरण क्षरण जो है वह क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसको कहा गया है, पर्यावरण क्षरण जो कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द अर्थ और डिटोराइजेशन ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू कंजम्पशन ऑफ एसेट्स। तो इसके एसेट्स का जो कंजम्पशन होने के कारण जो इसका क्षरण होता है, जो नुकसान होता है, जैसे कि इसके जो भी एसेट्स हैं, जो भी इसकी तत्व हैं, लाइक एयर है, वाटर है, सोयल है, द डिस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट एंड द eradication of wildlife, air pollution, water pollution, garbage pollution of the nature environment are all changes for India। तो इंडिया के लिए जो बातें हैं यहाँ पर हैं, तो अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट, between 1995 through 2010, India has made one of the fastest progress in the world in addressing its environmental issues and improving its environmental quality। तो कुछ सुधार भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इंडिया हैज ए लॉन्ग वे टू गो टू रीच एनवायरमेंटल क्वालिटी सिमिलर टू दोज एंजॉयड डेवलप्ड इकोनॉमी। जो डेवलप इकोनॉमी से हटके कुछ अभी इसमें बहुत सी आवश्यकताएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ नदियों की सुधार की ज़रूरत है, कुछ वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भी जो अभी इसमें बैन लगा है पॉलीथीन में, और भी इसको और स्ट्रिक्टली और भी विकल्प इसके खोजने की आवश्यकता है, ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसका ना हो। ठीक है, तो इट ऑकर्स व्हेन अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड एंड environment is compromised in the forms of extinction of species, pollution in the air, water and soil, and the rapid growth in population। तो उसमें जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पर्यावरण के क्षरण होते हैं, उसमें लैंड एंड सॉइल डिग्रेडेशन है, भूमि और मिट्टी का क्षरण है, वाटर डिग्रेडेशन है, जल का क्षरण है, एटमॉस्फेरिक डिग्रेडेशन है, वायुमंडलीय का क्षरण है, उसका गिरावट है, सेवरल अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक है, नॉइज पॉल्यूशन है, लाइट पॉल्यूशन है, और द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरणीय क्षरण के कारण क्या हैं? तो सम एनवायरमेंटल लाइफ स्पीसीज नीड ह्यूज स्पेसेस टू हेल्प विद फूड प्रोडक्शन, habitation and other resources। area specific creatures are those
The enormous expenses for living species vanish at the point when the biome is split. Getting the resources that world life needs to survive gets increasingly difficult, even though there are no longer any animals or the plants to assist maintain the ecosystem. It nevertheless exists. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्री से जो कारण है उसमें सबसे पहला लैंड डिस्टर्बेंसेस है, भूमि के जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए हैं उसके कारण से इन्वायरमेंटल जो हमारा क्षरण होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। लैंड डैमेज है, न्यूमरस वीडी प्लांट्स स्पीसीज हैं, गार्लिक है, मस्टर्ड आर बोथ फॉरेन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। ये बेसिक कॉज इसमें माना जाता है, जो कि भूमि में लैंड में डिस्टरबेंस पैदा करता है। ठीक है, तो और पॉल्यूशन दूसरा है, प्रदूषण है। पॉल्यूशन द वॉरेवर फॉर्म, एयर हो, लैंड हो, नॉइस हो, सारी हार्मफुल है और पर्यावरण का क्षरण करने वाले हैं। ओवर पॉपुलेशन है, अत्यधिक जनसंख्या है, इसके कारण भी एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। लैंडफिल्स हैं और डिफॉरेस्टेशन है, वनों की कटाई है। नेचुरल कॉजेज है, प्राकृतिक कारण है, कुछ चीज़ हो गई, कुछ तूफान आ गया, कुछ पैंडेमिक हो गया, कुछ अर्थक्वेक आया, तो इन कारण से भी पर्यावरण का क्षरण होता है। इसके 3 यहाँ पर साइटेशंस हैं, लिंक है, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं। सॉल्यूशंस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने का क्या इसके सॉल्यूशंस हैं? क्या समाधान है? तो स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोका जाए, सरकारी या गैर सरकारी जिसी तरीके से हो, लोगों में जागरूकता हो। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी नियम बने इन्वायरमेंट को लेके कड़े, और फाइन्स एंड पनिशमेंट फॉर इलीगल डंपिंग हो, इलीगल डंपिंग के लिए अवैध डंपिंग के लिए जुर्माना हो, सजा हो। रिड्यूस कंजम्पशन लेवल, खपत के स्तर को कम करना है। और रीयूज एंड रिड्यूस वाटर वेस्ट जनरेशन, तो वेस्ट का या तो रीयूज हो या वेस्ट जनरेशन ना हो, प्लास्टिक वगैरह जो है इससे बचें, अवॉइड प्लास्टिक। एजुकेशन, शिक्षा बढ़े, तो शिक्षा ही सबका समाधान है अल्टीमेटली। लोग शिक्षित होंगे, लोगों में सोच होगी, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। The main contributor to India's environmental degradation include the country's rapid population growth। सबसे पहला जो मेन पॉपुलेशन है भारत के परिप्रेक्ष्य में, मेन जो कॉज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, पर्यावरण के नुकसान का, उसका क्षरण का, तो उसमें पॉपुलेशन सबसे बड़ा समस्या है। पॉपुलेशन के ही कारण प्रदूषण है और भी समस्याएं हैं, खपत है, वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है और रीयूज नहीं हो पा रही हैं साधन, और काफ़ी हद तक सरकार भी उसको मैनेज करने में विफल हो जाती है, इसलिए ओवर पॉपुलेशन उसका कारण है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो जाता है। ठीक है, हर जगह ही जनसंख्या रहती है। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सोइल एरोजन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस आर सम ऑफ द इंडिया मेजर एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज। तो वर्ल्ड बैंक ने जैसा कहा था कि फास्टेस्ट एडवांसमेंट बिटवीन 1995 से 2000 के बीच में हुआ है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की कोशिश किया भारत ने, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि विकसित देशों से तुलना करने में बहुत सा फर्क है भारत में, तो उसको भी निपटना आवश्यक है। तो उसके बाद आ जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर इन्वायरमेंट। पर्यावरण के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या प्रयास हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, संधियां और कन्वेंशन है सुधार के लिए। सबसे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और क्या हुआ था, कैसी सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो 2013-2020 के बीच में है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में इसके ऊपर हुआ है, जिसमें काफ़ी कंट्रीज गैदर्ड हुई हैं, काम हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में बढ़ते हैं। की प्रोटोकॉल ऑन पॉल्यूटेंट रिलीज एंड ट्रांसफर रजिस्टर। की प्रोटोकॉल ऑन पॉल्यूटेंट रिलीज एंड ट्रांसफर रजिस्टर्स, प्रदूषक रिलीज और ट्रांसफर रजिस्टर पर की प्रोटोकॉल हुआ। वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर 1985, ओजोन परत के संरक्षण वियना कन्वेंशन है। आरहूस कन्वेंशन है, और बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल 1989 में
खतरनाक कचरे की सीमा पर पार गतिविधियों और उसके निपटन पर बेसल कन्वेंशन हुआ है। सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पर हुए कन्वेंशंस हैं, समझौते हैं, जिनको समझना और जानना आवश्यक है। बेसल बैन अमेंडमेंट 1995 है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन हुआ है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora. Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, जिसको CITES का नाम दिया है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन CLRTAP, लंबी दूरी की सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन क्या हुआ, इसका क्या मतलब है। और कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ, CMS इसको नाम दिया गया। और मीना माता कन्वेंशन ऑफ मरकरी पर मीना माता सम्मेलन जो है उसमें भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें भारत भी था। ठीक है, तो उसमें क्या बातें हैं उसको भी आवश्यक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो रमसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स क्या है, आर्द्रभूमि पर रामसार सम्मेलन जो है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परजिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ये हुआ है। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विश्व विरासत सम्मेलन हुआ है। ये सारे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलन है, कन्वेंशंस हैं, जो कि याद रखे जाने चाहिए, जो कि कशिश कुंडलिनी रामया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज बेंगलोर, इनके माध्यम से इसको यहाँ पर लिया हुआ है उनके। ठीक है, उनको साइट किया हुआ है मैंने यहाँ पर, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं मूल सोर्स को। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, पर्यावरण विनाश से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है उसकी बात करें तो पहला अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट, और दूसरा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल ये है। और वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO, विश्व प्रकृति संगठन इसको कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन भी इसी प्रकार से एक डेवलप्ड संस्था है, एक किसी पर्पज को बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, प्रकृति के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। कम्युनिटी बेस्ड एडाप्टेशन CAB कॉन्फ्रेंस, जिसको कहते हैं समुदाय आधारित अनुकूलन सम्मेलन। तो यह भी कशिश कुंडलानी रामया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी बेंगलोर, इनके ब्लॉग से इसको मैंने साइट किया है, इसको आप देख सकते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए, इसको देख सकते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी और एक्सप्लोर करने के लिए इन टॉपिक्स को। बाकी भारत में पर्यावरणीय कानून व नियम जो हैं उसकी बात करते हैं। जलवायु प्रदूषण संबंधी कानून है, रिवर बोर्ड्स एक्ट है, जलवायु प्रदूषण निवारण नियम है, जल उपकरण है अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वायु प्रदूषण संबंधी कानून है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इनफ्लेमेबल्स सबस्टा स्टेज एक्ट 1952 है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसको अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा इंपॉर्टेंट होने के कारण। भूमि प्रदूषण संबंधी कानून है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951 है, साइडस एक्ट है 1968, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है 1976, वन एवं वन्य जीव संबंधी कानून है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 और जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2002 है। तो मैंने कहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 को अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने एवं देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरण समस्या से निपटने के लिए अधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। तो केंद्र सरकार का पावर है कि पर्यावरण की संबंध में जो भी समस्या है इसको निपटाने के लिए अधिकार है केंद्र सरकार के पास। इस अधिनियम के आधार पर यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण सुधार हेतु सबसे व्यापक कानून में से एक है। तो भारत का सबसे ब्रॉड और सबसे ऑथेंटिक और सबसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ मेजर जो नियम है, जो कानून है, वह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो पृष्ठभूमि जो इसकी है, जो इसका बैकग्राउंड है, EPA का अधिनियम जन 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के आयोजन मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया था। जो 1972 में जो सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, तो उसी को ही थोड़ा भारत में लागू करने के लिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए, लीगल फॉर्म देने के लिए इसको बनाया गया था। तो मानव पर्यावरण सुधार के लिए उचित कदम उठाने हेतु सम्मेलन में भाग लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनका प्रॉपर लिंक दिया हुआ है, तो इनको आप विजिट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, पर्यावरण नियंत्रण क्या होता है? पर्यावरण नियंत्रण है साधनों द्वारा, जो भी साधन है, जो भी मैकेनिकल रिसोर्स है उनके द्वारा और कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली पर्यावरणीय दशाओं पर किया जाने वाला नियंत्रण है। ठीक है, किसी भवन के भीतर यांत्रिक साधनों द्वारा तापमान, आर्द्रता, वायु संचार की गति, कणों की मात्रा आदि को नियंत्रित किया जाता है, कृत्रिम की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मतलब कुछ ऐसे साधनों द्वारा हम कुछ इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बदलाव करने की या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इन्वायरमेंटल नियंत्रण कहते हैं। वो इन्वायरमेंटल प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि उसको मैनेज करने के कैसे इनका प्रयोग हो सकता है। तो टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या है इसकी बात करें तो अक्षयकारी प्रदूषण है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूशंस हैं, जिसके अंतर्गत जो प्रदूषण आते हैं जो या तो अपघटित नहीं होते या प्रकृति में इनका निम्नीकरण या डिग्रेडेशन बहुत धीमी से होता है। ठीक है, तो जो या तो होते नहीं या फिर बहुत धीमी से, जैसे प्लास्टिक है, ऐसी चीज़ें हैं जो होते नहीं, बहुत इसमें समय लगता है, इसलिए इनको बंद भी किया गया है सरकार द्वारा। जैसे एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, लवण, लंबी श्रृंखला वाले फेनोसिक्स तथा DDT आदि। तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक इसके उदाहरण भी है। जैव निम्नीकरण या क्षयीकरण योग्य प्रदूषण, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है? यह घरेलू उपार्जक पदार्थ होते हैं जिनका विघटन प्रकृति में आसानी से हो जाता है और तब अनेक समस्या, ये पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं तब अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो घरेलू पदार्थों से पैदा हो रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशंस, उसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है या मिट्टी संबंधी प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, तापीय प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ये प्रदूषण के प्रकार हैं नेशन और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले प्रदूषणों में। तो इनके प्रॉपर रेफरेंसेस 9 रेफरेंसेस हैं, 9 सोर्सेज से इनको लिया है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं इनके माध्यम से। तो थैंक यू। इसी प्रकार के नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर या नॉलेजेबल नॉलेज शेयर के साथ। थैंक यू।